आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए एक्चुअल में आज थोड़ा सा मेरा जीभ में थोड़ा घाव हो गया है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। और यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, फटाफट पढ़िए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉडल पेपर को भी आप लोग साथ ही साथ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है कि वास्तव में भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता नहीं है। यदि एक से अधिक मानक समय होगा तो स्थानीय समय निर्धारण में कठिनाइयाँ आएंगी। यानी यहाँ पर देखिए समय निर्धारण करने के लिए अगर अलग अलग यहाँ पर मानक होगा तो जैसे कि मान के चलिए दिल्ली में भी कोई दूसरा टाइम है तो मुंबई में कोई दूसरा टाइम होगा, आपका जगह कोलकाता में कोई दूसरा टाइम होगा, तो यहाँ पर समय निर्धारण में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम्स होगा। एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता केवल उन देशों को होती है जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल और सरल आंसर है, आप लोग इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित यहाँ पर कितना कि 7516.6 किलोमीटर है। देश की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में लंबी तटरेखा समुद्री यातायात और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायक है। लंबी तटरेखा जहां एक ओर सस्ता जल यातायात प्रदान करती है, वहीं यह समुद्री संसाधन प्रदान करने और स्थानीय जलवायु की दृष्टि से भी लाभप्रद होती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर हम लोग ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और अभी देखिए आपको इसी टाइम में आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है, हर एक चीज़ को तैयारी करना है। और अगर पूरा एकदम रामायण महाभारत लेकर अगर बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कर रहा है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? तो देखिए भारत का देशांतरीय जो फैलाव है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर जो कि गुजरात तक है। इतने कम देशांतरीय विस्तार के कारण भारत की एक मानक समय रेखा, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। अगर आप लोग इसको नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, मतलब एक मानक समय रेखा है। यह देशांतर रेखा देश के मध्य से गुजरती है, इसलिए इस रेखा को देश का मानक समय माना जाता है। तो ये होगा इसका आंसर। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। यह सत्य है कि भारत के पूर्व में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर नागालैंड में हो रहा है, किंतु देश की घड़ियां समय एक ही दिखाती है। अब देखिए पहले भले ही वहां पर सूर्य उदय होता है या फिर अस्त होता है, लेकिन जो टाइम होता है ना घड़ी का हर जगह पर सेम टू सेम दिखता है। जैसे अगर अभी मान के चलिए अगर 7 बजा है तो कोलकाता में भी 7 बजेगा, नागालैंड में भी 7 बजेगा, नई दिल्ली में भी 7 बजेगा, कोहिमा में भी 7 बजेगा। तो हर एक जगह पर ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि घड़ियां के समय का निर्धारण केंद्रीय देशांतर, ठीक है, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मानक यामोत्तर द्वारा होता है। यही कारण है कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय दिखाती है। तो ये होगा इसका आंसर, नोट करिए। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों? तो वह केरल के तटीय मैदान से होकर जाएगा। अब क्यों जाएगा देखिए, क्योंकि लक्षद्वीप केरल तट से 280 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है, इसलिए यह केरल के तटीय मैदान से होकर जाना उचित समझेगा।
अगला जो प्रश्न है क्या है कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताएं। तो लेह लद्दाख जो है भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। यह जास्कर तथा काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है। इनमें मुख्य श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर है। नोट करिए, ये होगा इसका आंसर। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर लोग देख सकते हैं क्या है, देख लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला आप लोगों के मॉडल पेपर में भी दिया हुआ प्रश्न है। क्या है इसका उत्तर कि पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है लेकिन उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश नदियां समीपवर्ती उच्च पश्चिमी घाट से उद्गमित होती है। नदियों के अधिक वेगवती और तीव्र ढाल होने तथा कुछ किलोमीटर लंबी नदियों होने के कारण यह तलहटों का निक्षेपण नहीं कर पाती, इसी कारण यह नदियां डेल्टा नहीं बना पाती। इसमें जो पानी का जो बहाव होता है बहुत ही तेज गति से होता है, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं कि पालक क्या है, मतलब अधिक इसमें वेग होता है। तीव्र ढाल होने तथा कुछ किलोमीटर लंबी नदियां होने के कारण यह मतलब यहाँ पर एक मतलब नहीं बना पाता है, जो डेल्टा है डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाता, इसी के चलते ये हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए मैंने इसको तो मॉडल पेपर में भी बता दिया था। अगर आप लोगों ने अगर मॉडल पेपर वाला कर लिया तो आप लोग दोनों में से किसी एक को याद कर लीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है देख लीजिए क्या कि नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर है। देखिए इधर हमने नदी द्रोणी लिखा और एक साइड में हमने जल संभर लिखा है। पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, नदी द्रोणी में एक विशाल नदी के जल संभर को नदी द्रोणी कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे लिखिए छोटी नदियों तथा नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग नीचे लिखिएगा, ये इसको लिखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। दूसरा में इसको लिखना है कि जल संभर के जलग्रहण क्षेत्र का आकार छोटा होता है, यानी इसका जो आकार होता है छोटा होता है, इसका जो आकार होता है ये बड़का वाला होता है, बड़ा होता है, ये चीज हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि वृक्षाकार एवं जालीनुमा अपवाह प्रारूप में अंतर कीजिए। तो देखिए वृक्षाकार अपवाह है और इधर जालीनुमा अपवाह है। तो इसके बारे में देखिए कि यह प्रतिरूप किसी वृक्ष के तने एवं उसके शाखाओं के सदृश होता है। नाम ही वृक्षाकार मतलब वृक्ष के आकार का होगा, वृक्ष के तने का, वृक्ष के शाखाओं के आकार जैसा होगा, ये हो गया पहला पॉइंट। ये क्या है, जालीनुमा। इस अपवाह प्रतिरूप में मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है तथा सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती है। ठीक है, ये सब हो जाएगा हमारा जालीनुमा में। इसका इसमें क्या है कि दामोदर, गोदावरी, महानदी आदि नदियों के बेसिन इसके उदाहरण है। इसका 2 नंबर में इसको लिखिएगा और इसके 2 नंबर में इसको लिखिएगा। यह प्रतिरूप हिमालय पर्वत में प्रवाहित नदियों द्वारा निर्मित होता है। ये 2 चीज लिख दीजिए आप लोग, ये वाला काम आप लोगों का बन जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अगला जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह में क्या अंतर है यहाँ पर आपको बताना है। तो एक साइड में हमने अपकेंद्रीय अपवाह लिखा है, एक साइड में हमने अभिकेंद्रीय अपवाह लिखा है। देखिए इसका क्या होगा, इसे अर्य प्रतिरूप भी कहते हैं। ठीक है, जब किसी उच्च भाग से नदियों का प्रवाह चारों ओर हो तो अपकेंद्रीय अपवाह कहा जाता है। ये क्या है, यह अंतस्थलीय अपवाह क्षेत्र में विकसित होने वाला प्रतिरूप है। इसमें आसपास भी उच्च भूमि से बहकर आने वाली नदियां मध्य में किसी झील या सागर में गिरती है। इसमें क्या कि ऐसा अपवाह किसी ज्वालामुखी पर्वत पर, गुंबद पर तथा उच्च टीले पर विकसित होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं क्या है कि डेल्टा और ज्वारनदमुख में अंतर क्या है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पहला पॉइंट क्या होगा कि डेल्टा एक त्रिभुजाकार भूस्वरूप होता है। आप चाहते हैं यहाँ पर ये वाला ही, यहाँ तक कि आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं। ये त्रिभुज के आकार का होता है और ये जो ज्वारनद मुख जो है ये भी के आकार का या फिर संकरी, ठीक है, आकार का होता है। समुद्र में गिरते समय जब नदी की धारा पंजे के समान कई उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ज्वारनदमुख नदी के मुहाने पर गहरी संक्रिया भी आकार घाटी होती है जिसमें ज्वार भाटा का जल प्रवेश करता है वह निकल जाता है। वस्तुतः जब समुद्र में गिरते समय नदी की धारा उपधाराओं में विभाजित न होकर एक ही धारा के रूप में गिरती है तो उसे ज्वारनदमुख कहा जाता है। देखिए जैसे कि मान के चलिए कहीं से, जैसे कि यही वाली चीज हो गई, जैसे यहाँ से पानी पूरा गिर रहा है इधर। ठीक है, अगर क्या बोल रहा है, देखिए अगर पानी गिर कर देखिए क्या उप शाखाओं में विभाजित, मान इधर आ गया कुछ, इधर आ गया कुछ, इधर आ गया कुछ, इधर आ गया, तो ये डेल्टा हो गया। और अगर एक ही जगह पर गिरते रहा तो ये हो गया हमारा ज्वारनदमुख, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि डेल्टा का निर्माण ज्वार वाले समुद्र तटीय मैदानों में होता है और ज्वारनदमुख उच्च वाले समुद्र तटीय मैदानों तथा भ्रंश घाटी वाले क्षेत्रों में बनते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारे पास अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। इसका उत्तर होगा कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने से देश के विभिन्न भागों में आने वाली बाढ़ों तथा भीषण सूखे के प्रभावों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। माने देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने से मतलब भारत में क्या हो रहा है, नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिससे क्या होगा, बाढ़ से बचाव हो सकता है, सूखा से बचाव हो सकता है। इससे देश में जल का समुचित प्रबंधन तो होगा ही, साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से सामाजिक आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। ये हो जाएगा इसका आंसर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए। क्या क्या 3 लक्षण है। पहला लक्षण देखिए कि प्रायद्वीपीय नदियों के उद्गम स्रोत कम ऊंचाई के हिम रहित पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसमें वर्षाकाल में ही पर्याप्त जल रहता है, जबकि शेष अवधि में जल की मात्रा बहुत कम रह जाती है। ये हो जाएगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये नदियां एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है तथा विस्तर पर नहीं बनाती है। और थर्ड पॉइंट की इन नदियों की घाटियां चौड़ी तथा उथली होती है। तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि जग बोर्ड 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है कि भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। देखिए पहला कारक है कि उत्तर में विस्तृत उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाती है। ये हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा जल व स्थल के विभेदी तापन के कारण विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब क्षेत्र निर्मित होते हैं जो भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार के अनुसार उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिणी भारत उच्च कटिबंध में पड़ता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगला जो प्रश्न है हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, अंत कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। इसका उत्तर होगा दोनों गोलार्धों की ओर की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का आकार मिलती है, इसलिए यह निम्न वायुदाब पेटी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र कहा जाता है। यह हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में आर्द्रता युक्त मानसूनी हवाओं से जब अचानक प्रचंड गर्जन तथा बिजली की कड़क के साथ भारी वर्षा होती है तो उसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मतलब वर्षा भी होगा, साथ ही साथ पूरा बिजली कड़केगा, ठीक है, बिजली चमकेगा, तो साथ ही साथ वर्षा भी होगा, तो इसी को बोला जाएगा मानसून क्या है, प्रस्फोट। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखिए। तो मेघालय, ठीक है, मेघालय में का जो एक स्थान है मेसिनराम या फिर मासिनराम, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न है कि जलवायु प्रदेश क्या होता है। कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं। तो वह क्षेत्र जिसमें जलवायु दशाओं की समरूपता मिलती है जलवायु प्रदेश कहा जाता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है और चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को क्या है, क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाले शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए उत्पन्न लाभकारी सिद्ध होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है और इसका जो उत्पत्ति होता है कहाँ पर होता है, तो भूमध्य सागर में होता है। नोट करिए। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मृदा क्या है। तो पृथ्वी के धरातल पर अवक्षय और विघटन के कारकों के मध्य से चट्टानों और जैव पदार्थों के संयोग से बनी असंघनित पदार्थों की ऊपरी परत मृदा कहलाती है। तो ये हो जाएगा मृदा का डेफिनेशन, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है। क्या है कि मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से है, मतलब मृदा का निर्माण जो होता है किसके चलते होता है। तो इसका जो कारक उत्तरदायी कारक है तो मूलजनक चट्टानें, उच्चावच हो जाएगा, जलवायु, वनस्पति एवं जैव अवशेष, अपवाह तंत्र, समय या अवधि, ये सबके सब हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास देख सकते हैं क्या है कि मृदा आकर्षण क्या है या फिर क्या होता है। देखिए मृदा आकर्षण
सामान्यतः मृदा आकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस दशा में मिट्टी का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। मतलब मृदा आकर्षण मानी वही होगा जब मृदा का जो उर्वरा शक्ति होता है, उपजाऊ शक्ति जो होता है, जब ये घट जाता है, ह्रास हो जाता है उसमें, तो इसी को मृदा आकर्षण बोला जाता है। नोट कर लीजिए। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देख सकते हैं कि बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें कि बांगर और खादर में क्या अंतर है। तो एक साइड में हमने यहाँ पर बांगर लिखा है, एक साइड में यहाँ पर हमने खादर लिखा है। तो देख लीजिए यहाँ पर बांगर और खादर में जो यहाँ पर अंतर है, ठीक है। और बीच में इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर एक लाइन भी दे दीजिएगा। तो बांगर, ठीक है, बांगर क्या है कि यह पुराना जलोढ़ मृदा है, तो पुराना जलोढ़ को हम लोग बांगर बोलते हैं, और यह नया जलोढ़ मृदा है। खादर को हम लोग क्या बोलते हैं, नया जलोढ़ मृदा, नया जलोढ़ मृदा खादर बोला जाता है। बांगर जो होता है कम उपजाऊ होता है और जो खादर होता है ये अधिक उपजाऊ होता है। बस इसको आप लोग नोट करिए। आगे चलते हैं। तो आगे देख लीजिए हमारे पास अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जो कि एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर कि ताप परवणता क्या है। तो देखिए, महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के मध्य स्थित सीमा क्षेत्र जो सागरीय तल से 100 से 400 मीटर नीचे से प्रारंभ होती है तथा कई 100 मीटर तक जाती है। यह ऐसा सीमा क्षेत्र होता है जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, तथा इसे ताप परवणता यानी कि थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा ताप परवणता, जिसको हम लोग इंग्लिश क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में नीचे जाने पर आप ताप की किन परतों का सामना करेंगे, गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है। देखिए, पहला ऊपरी गर्म परत यानी कि लगभग 500 मीटर मोटाई तथा 20 डिग्री से 25 डिग्री क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखने वाली। फिर ताप परवणता परत मिलेगा, फिर ठंडी निचली परत मिलेगा, ठीक है। ये जो ताप परवणता परत है इसमें 500 मीटर से 1000 मीटर गहराई पर स्थित है। देखिए, पहला जो हमें मिलेगा ऊपरी गर्म परत मिलेगा, ये 500 मीटर तक मिलेगा। फिर ताप परवणता परत मिलेगा जो कि 500 से 1000 मीटर तक होने वाला है। और ठंडी निचली परत, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ठंडा परत मिलता जाएगा। 1000 मीटर से अधिक गहराई में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ठंडी निचली परत मिलेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये क्यों होता है इस बात को भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि गहराई के साथ तापमान में कमी मिलने का मुख्य कारण यह है कि सागरों की ऊपरी परतें प्रत्यक्ष रूप से सूर्य ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जबकि गहराई बढ़ने पर सूर्य ऊष्मा की प्राप्ति क्रमशः कम हो जाती है। देखिए, जैसे ऊपर वाला जो होगा ना, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम बहुत ही तेजी से पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को ये ऑब्जर्व करता है, जिसके चलते ये गर्म होता है। और जब हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर चलेंगे ना, तो ये गर्माहट जो होता है ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। समुद्री तल की लवणता क्या है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि लवणता या खरापन। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि लवणता या खरापन वो शब्द है जिसका व्यवहार समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को परिभाषित करने में किया जाता है। कि समुद्र का जो जल है उसमें कितना नमक का मात्रा घुला हुआ है, इस चीज को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए लवणता या खरापन शब्द का यूज किया जाता है। 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक जो कि ग्राम में होगा की मात्रा के द्वारा इसकी गणना की जाती है। ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। आगे चलें, आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे और कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन है। जिससे पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। तो जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन की पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी ही प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा पारिस्थितिकी का मतलब। फिर आगे चलते हैं, परितंत्र के बारे में समझ लेते हैं। देख लीजिए परितंत्र क्या है, जिसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर विश्व के प्रमुख परितंत्र प्रकारों को बताइए। तो देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह में जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह हो, पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे परितंत्र कहते हैं। परितंत्र के 2 भाग होता है, एक स्थलीय परितंत्र और एक जलीय परितंत्र। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है। चराई खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण देते हुए इसके अनेक स्तर बताइए। देखिए यहाँ पर खाद्य श्रृंखला क्या होगा। प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता के भोजन बनते हैं, द्वितीय उपभोक्ता फिर तृतीय उपभोक्ता के द्वारा खाए जाते हैं। यह खाद्य क्रम और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह की खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे देखिए, घास को कौन खा जाएगा, हिरन, और हिरन को कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सीरीज चलता है इसी को खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। जैसे घास खाता है कीट को खा जाता है मेढक, को खा जाता है पक्षी, या फिर आप सांप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चीज को आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खाद्य जाल, ठीक है। और ये देखिए जो खाद्य श्रृंखला जो होता है, जब ये क्या करते हैं, जाल का रूप ले लेता है, माने ये इससे रिलेटेड होता है, ये इससे रिलेटेड
होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर जैसे घास हिरन खा रहा है, शेर खा रहा है, उसी पर घास यहाँ पर कीट खाएगा, मेढक खाएगा, पक्षी खाएगा, तो एक मतलब यहाँ पर जाल टाइप का बन जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से संयुक्त होती है, प्रजातियों की इस प्रकार जुड़े रहने को खाद्य जाल की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण देखिए, एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है, वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है और द्वितीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करती है। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर आश्रित होते हैं। तो आप उदाहरण नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। और उदाहरण को आप लोग अपने तरीके से लिखिए, ठीक है, जो कि ज़्यादा बेस्ट होगा। ये वाला अगर आप लोग लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या है कि बायोम क्या है। तो बायोम क्या हो जाएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र के समस्त पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिलकर एक और बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे बायोम कहा जाता है। तो ये हो गया बायोम का डेफिनेशन। तो यहाँ पर नोट करिए, हमारा खत्म हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने जितना भी क्वेश्चंस बताया आप लोगों को, सारा का सारा हमारा 3 नंबर वाला और 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर वाला कम ही है, लेकिन अधिकतर 3 नंबर वाला है। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।